मेरे प्यारे प्यारे बाल मित्रों, आज मैं हिंदी का क्लास आपका लेने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनोगे और समझोगे। इसमें मैं संस्कृत का भी सहारा लूँगा और बहुत मज़े में आपको समझ में आएगा, क्योंकि संस्कृत के जो सूत्र हैं वो सूत्र टाइप हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े भाव रखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं वर्ण को। वर्ण या इसको अक्षर कहते हैं। संस्कृत में इसकी परिभाषा है न क्षरन्ति अक्षरः, न क्षरन्ति अक्षरः। न माने नहीं, क्षरन्ति माने नाश होते हैं, नष्ट होते हैं। अक्षर अक्षर कभी नष्ट नहीं होते हैं। परिभाषा आप सुनिए। वर्ण वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। एक बार फिर से सुनिए। वह ध्वनि जिसके और खंड न हो सकें उनको वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण जो हैं दो तरह के हैं। पहला नंबर स्वर वर्ण और दूसरा को छोड़िए, पहले स्वर वर्ण को हम लोग देखेंगे। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण अपने आप होता है, स्वतः जो उच्चरित होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, वे स्वर वर्ण होते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 11 मानी गई है। अ से लेके आ तक। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अ, री। ये जो है क्या है? स्वर वर्ण है। मैं एक बात बोलूँ, थोड़ा मजाक के लहजे में देखिए। मेरे समझ से वर्ण एक ही होता है, स्वर वर्ण। अ स्वर वर्ण है। इसके बाद अपने मुंह का आकार चेंज करते जाओ और फिर नए नए वर्ण बनते जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ अ, मुंह फाड़ दिए आ, मुंह थोड़ा इधर टेढ़ा कर दिए ई, मुंह थोड़ा उधर टेढ़ा कर दिए ई, मुंह ऐसे कर दिए पाउट की तरह से ऊ, ना, फिर इधर घुमा दिए ए, आए, फिर ओ, आओ। मेरे समझ से वर्ण एक ही है, लेकिन हम लोग व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे कि स्वर वर्ण जो है वो 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से अपने आप होता है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरा देखिए, व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होना संभव न हो, जो वर्ण अपने आप उच्चरित हो ही न सके, माने बिना स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण हो ही नहीं, ऐसे वर्णों को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर वर्णों की सहायता के संभव न हो वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं।
व्यंजन वर्ण जब हम लिखते हैं नीचे, इसको हल वर्ण, संस्कृत में हल वर्ण भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण या हल वर्ण, इसका मतलब कोई भी वर्ण हम लिखेंगे उसके नीचे हल का चिन्ह होगा। ये क मैंने लिख दिया, उच्चारण भी हो रहा है क, इसको अगर हम हटा दें तो इसका मतलब क, उसके पीछे पीछे क्या लगा हुआ आ रहा है, अब ये पूरा क वर्ण हुआ। सारे वर्णों के साथ यही होता है, जितने व्यंजन वर्ण होते हैं क से लेके म तक, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण, सारे वर्ण जितने हैं, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और संयुक्त वर्ण, सबका उच्चारण किसी न किसी स्वर की सहायता से होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के संभव न हो। अकेले व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। इसको हम मिटाएं। व्यंजन वर्णों को मैंने अभी थोड़ी देर मेरे मुंह से निकला, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? दूसरे का क। इसको बताने से पहले स्वर वर्ण के बारे में बता देते हैं। पहला का क, ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। जिन वर्णों का उच्चारण झटके से हो जाए, जल्दी से हो जाए, उनमें एक मात्रा जितना समय खर्च हो, उन सारे वर्णों को ह्रस्व वर्ण कहते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण। एक बार फिर सुनिए। जिन स्वर वर्णों का उच्चारण झटके से हो जाए, जल्दी से हो जाए, या जिनमें एक मात्रा के बराबर समय खर्च हो, उसको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, छोटा ऊ, ए, ओ, ये सब क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा नंबर हो गया दीर्घ स्वर, 1/ख। जिन वर्णों का उच्चारण, जिन स्वर वर्णों का उच्चारण देर तक होता है, माने जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उन वर्णों को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। एक बार फिर सुनिए। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, माने 2 मात्राओं के बराबर समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आए, आओ, ये सब क्या हो गए? 2 मात्राओं के बराबर इनमें समय खर्च हो रहा है। आ कह रहे हैं तो थोड़ा देर तक हो रहा ना, ई कह रहे हैं तो, छोटी ई कह रहे हैं तो ई,
और बड़ी ई कह रहे हैं तो ई, छोटा ऊ कह रहे हैं तो ऊ, और बड़ा ऊ कह रहे हैं तो ऊ। जिनमें दो मात्राओं के बराबर समय लगे उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और पहले का ग प्लुत स्वर, प्लुत स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण काफी देर तक होता है, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं के बराबर स्वर लगता है या 3 मात्राओं से ज्यादा के बराबर समय खर्च होता है। जैसे टीवी में आप लोग कभी कभी प्रचार में देखे हो, मिरंडा का जो प्रचार करता है तो ए ऐसे ऐसे होते जाता है ना, मिरंडा इस तरह से करके, तो ये क्या है? प्लुत स्वर है। हिंदी में ओम जब हम लिखते हैं तो इसका उच्चारण काफी देर तक होता है। ओ, बीच में खंडाकार अ होता है, इसको कैसे लिखते हैं हम? ओ मा। ये ई जो होता है ये 2 मात्राओं से अधिक के समय को व्यक्त करता है। ओम, ठीक है। फिर से एक बार सुनिए। प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण काफी देर तक होता है, जिनमें 3 मात्राओं के बराबर या 3 मात्राओं से अधिक का समय खर्च होता है। ये प्लुत वर्ण है। वर्तमान समय में इनका उपयोग नहीं होता है, ये संस्कृत भाषा में ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वैदिक भाषा में इनका या वैदिक संस्कृत में इनका ज़्यादा उपयोग होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग आए व्यंजन वर्ण। परिभाषा इसकी हम आपको बता दिए पहले ही, फिर से एक बार सुन लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः न हो, यानी बिना स्वरों की सहायता से जो वर्ण उच्चरित न हो सके, उनको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण में वर्ग होते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। कवर्ग का मतलब क से लेके अंगा तक, क ख ग घ अंगा। चवर्ग का मतलब च से लेके या तक। टवर्ग का मतलब ट से लेके अड़ा तक। तवर्ग का मतलब त से लेके ना तक, और पवर्ग का मतलब प से लेके मा तक। मैंने आपको हिंट्स किया था कि संस्कृत बड़ी मज़ेदार है। हम लोग की माता है ना, संस्कृत सारे भारतीय भाषाओं की
जननी है। माता से हम लोग पहले जितना संपर्क में रहेंगे उतना ही आनंददायक रहेगा, सुखी रहेंगे। अब इसको हम ऐसे कर लें, कु पु। ये कुपु शब्द हम कह दिए, इसका मतलब क से लेके माँ तक सारे शब्द हो गए, सारे वर्ण इसी में आ गए। फिर से देखिए, कुपु संस्कृत में होता कुपु। कुपु कहने का मतलब क से लेके माँ तक सारे व्यंजन वर्ण इसमें समाहित हो गए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सब। इसको फिर हम मिटाए। व्यंजन वर्ण भी कई तरह के हैं। जैसे स्वर वर्ण 3 तरह के थे, वैसे व्यंजन भी अनेक तरह के हैं। जैसे व्यंजन माने भोजन भी होता है, पता है ना आपको, भोजन भी कई तरह का होता है, वैसे ही व्यंजन भी कई तरह के होते हैं। ये देखिए, व्यंजन वर्ण दूसरे का क, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। हम लोग के मुंह में बहुत सारा जगह है, और किसी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी अवयव को जिह्वा स्पर्श करती है। फिर से सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा किसी न किसी मुख के अवयव को स्पर्श करती है, वे सभी वर्ण क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। एक बार आप फिर सुने। जिन वर्णों के उच्चारण में बोलते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है, उसे स्पर्श वर्ण कहते हैं। जैसे हम क का उच्चारण करें, क यहाँ से उच्चारित हो रहा है। च का उच्चारण करें तो जीभ तालु को जाके टच करती है, च, छ, ज। यदि ट का उच्चारण करें टवर्ग का, तो जीभ का अगला हिस्सा मूर्धा को जाके स्पर्श करता है। मूर्धा का मतलब हमारे बीच में जो ऊपर में तालु है, तालु के आगे जो लहरदार हिस्सा है उसको मूर्धा कहते हैं। अगर जीभ का अगला हिस्सा उसको जब जाके टच करता है तो इसको मूर्धा कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। यदि प कहें तो देखो ओठ दोनों सट जाएंगे, पूरा पवर्ग का उच्चारण करो, प फ ब भ म। यदि तवर्ग का उच्चारण करें तो जीभ का अगला हिस्सा दांत को टच करेगा, त थ द ध न, तो ये दंत वर्ण हो गया। मेरे कहने का मतलब कि ये सारे वर्ण जो हैं क से लेके म तक मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तब जाके इनका उच्चारण सही से हो पाता है। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्ण। क्लियर? दूसरा नंबर देखिए, दूसरे का ख। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंत जोड़ स्थ। ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए लगता है कि वो अंत ही अस्थ हो गए,
माने अंदर ही स्थित हो गए, बाहर निकले ही नहीं। फिर से एक बार देखिए, वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए लगता है कि वे वर्ण अंदर में ही घुट रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व पूरा नहीं उच्चरित हो रहे हैं। फिर से देखिए, अंतस्थ व्यंजन, वे सारे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए लगता है कि वो पूर्ण रूप से उच्चरित ही नहीं हो रहे हैं, वे अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। दूसरे का ग, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म माने ऊष्मा। जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा ज्यादा खर्च होती है, ऊष्मा निकलती है, उनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे घर्षण किए तो ऊष्मा निकली ना, गर्मी, जैसे गर्मी लग रही है, ठीक ऐसे ही जब वही वर्ण उच्चरित होते हैं तो मुंह के विभिन्न हिस्सों से हवा टकराते हुए, रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, तो उसमें ऊष्मा का अनुभव होता है। इसलिए ऐसे व्यंजन वर्णों को ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे स, श, श और ह, तीनों स और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण है। फिर से एक बार सुनिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के अंदर घर्षण क्रिया अधिक होती है, माने वायु अधिक घर्षित होते हुए निकलती है, उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। दूसरे का घ हम लोग देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त माने जुड़ा हुआ। जो व्यंजन वर्ण कई व्यंजनों के संयुक्त होने से बनते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनमें है कौन कौन? छ, त्र और ज्ञा का ज्ञा। अब इनको देखो, हम अलग करेंगे तो क्या होगा? क, स, आ बराबर छ। ये क व्यंजन, श व्यंजन और अ स्वर, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण तो बिना स्वर के हो नहीं सकता, इसलिए क, श और अ को मिला दिए तो छ। त, र और अ को मिला दिए तो त्र। ज, इ, या और अ को मिला दिए तो ज्ञा। छ, त्र, ज्ञा। तीनों देख लिया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन।
स्वर यंत्र के कंपन के आधार पर स्वर यंत्र जिस ढंग से कंपित होता है, माने जिह्वा है, कंठ है, इनमें जिस तरह से कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटते हैं। पहला नंबर घोष वर्ण या इसको सघोष कहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैंने जो विषय वस्तु आपको दी, यदि वो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और विषय वस्तु को अपने तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।